हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है। इसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इसको देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मुगलों का पतन कैसे हुआ है। अगर कल की बात करें कि हमने कल क्या पढ़ा था, अगर हम उसका थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करें तो 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके पुत्रों में गद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुए और जजाओ का युद्ध हुआ था। और जजाओ के युद्ध में आजम को मुअज्जम ने पराजित किया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। अभी कामबख्श भी बचा हुआ था, लेकिन ये गद्दी पर बैठने के बाद 1709 में हैदराबाद के निकट पराजित कर देगा, मार देगा और फिर फाइनली इसके रास्ते में कोई भी कांटा नहीं बचेगा। और ये 1707 से लेकर के 1712 तक 5 वर्षों तक ये शासन करेगा। 63 वर्ष की उम्र में ये मुगल बादशाह बनता है और शासन करता है। ये अपने शासन में, इसके शासन में बहुत ज़्यादा गुटबंदियाँ होगी, तो उन्हीं गुटबंदियों को रोकने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री नीति को अपनाएगा और अपने शासन को करेगा। अपने शासन में कुछ कार्य भी करेगा, तो उस कार्य पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके परिवार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसकी जो परिवार में लोग हैं वे कौन कौन हैं, तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके जन्म की। तो इसका जो जन्म हुआ है, पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, जन्म। इसका जन्म 1643 में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में हुआ था। प्रारंभ में इसका जो नाम था, प्रारंभ में नाम, तो प्रारंभ में नाम मैंने कल भी बताया था इसका मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। इसके पिता, अभी मैंने इसके बारे में बताया है, औरंगजेब, इसके पिता, ठीक। औरंगजेब को आलमगीर, इसको आलमगीर भी कहते हैं। इसकी माता का नाम है नवाब बाई, इसकी माता का नाम है। ये कौन थी? तो यह रजौरी के राजा राजू की पुत्री। रजौरी के राजा राजू की पुत्री कौन थी? नवाब बाई। और इन्हीं के गर्भ से बहादुर शाह प्रथम मतलब मुअज्जम का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। ये रजौरी कहाँ है? रजौरी यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। रजौरी जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसको ही सन 1813 में गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजा अकबरुल्ला, नाम याद रखेंगे, अकबरुल्ला खां को परास्त करके महाराजा रणजीत सिंह के
साम्राज्य में मिलाया। ये रजौरी को जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, सन 1813 ईस्वी में गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजा अकबरुल्ला खां को परास्त किया और उससे इसका जो राज्य है, इसका नाम रजौरी है, इसको महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में मिला दिया। इस प्रकार से रजौरी किसका हो गया? रणजीत सिंह का हो गया। इसके पुत्र भी हुए हैं। पुत्र की बात करेंगे, पुत्र मुअज्जम के पुत्र, इसके कितने पुत्र थे? इसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र के नाम हम लिखेंगे। पहले पुत्र देखो कौन है? जहांदार शाह। जहांदार शाह। दूसरे पुत्र का नाम है जहान शाह। दूसरे पुत्र का नाम जहान शाह। तीसरे पुत्र का नाम रफी उस्सान। और चौथा पुत्र है इसका, नीले पेन से लिखते हैं, अजीम उस्सान। अजीम उस्सान, ये इसके 4 पुत्र हैं। बड़े ही निर्लज पुत्र हैं, क्योंकि जब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाएगी तो ये उत्तराधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। इनको अपने पिता का सबका ध्यान ही रहेगा। वो 1 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहेगा और बाद में जाकर के 1712 में ही इसको दफना दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने तक बहादुर शाह प्रथम का सब ऐसे ही पड़ा रहा था। तो इसकी पत्नी और देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम की पत्नी कौन कौन थी? पत्नी निजाम बाई, और अमृताबाई। ये जो है इनकी पत्नियां हैं। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसका जन्म 1643 में हुआ था। प्रारंभ में इनका नाम मुअज्जम, यानी कि शुरू में मुअज्जम ही था। बाद में जब ये गद्दी पर बैठा तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा। इसके पिता औरंगजेब, आलमगीर इसको कहते हैं। माता नवाबाई, जो रजौरी के राजा राजू की पुत्री थी। और ये रजौरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सन 1813 ईस्वी में गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजा अकबरुल्ला खां को परास्त करके महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में उसको मिला दिया। 4 इसके पुत्र थे, जहांदार शाह, जहान शाह, रफी उस्सान, अजीम उस्सान, और इसकी पत्नियां निजाम बाई और अमृतबाई इसकी पत्नियां थी। यहाँ पे दूसरा फैक्ट लिखते हैं। 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। तो यह 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। 63 वर्ष की उम्र में, यानी कि सर्वाधिक उम्र में ये गद्दी पर बैठता है। और उत्तरवर्ती मुगल काल में ये प्रथम और अंतिम मुगल बादशाह था जिसने वास्तविक सत्ता का प्रयोग किया। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे, उत्तरवर्ती मुगल शासन में प्रथम शासन में वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने वाला प्रथम तथा अंतिम मुगल बादशाह था। तो ये 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है और उत्तरवर्ती मुगल शासन में वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने वाला प्रथम और अंतिम मुगल बादशाह था।
अब मैंने बताया कि जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसके दरबार में गुटबंदियां होनी शुरू हो गई थी। उसी गुटबंदी को रोकने के लिए और उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए इसने अपने साम्राज्य में शांतिपूर्ण मैत्री नीति का प्रयोग किया और उसके द्वारा इसने बहुत सारे कार्य किए, वो भी हम देखेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, इसने दरबार में गुटों से सहायता प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री नीति का प्रयोग किया। कौन कौन से इसने कार्य किए हैं, नंबर 1 लिखते हैं। हिंदू सरदारों तथा राजाओं के साथ मित्रता की। और किस किस के साथ मित्रता की है इसने, नंबर 2 हम लिखेंगे। गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके साथ भी इसने मित्रता की और मेल मिलाप करने की कोशिश की और कुछ मनसब भी इनको दिया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। तो गुरु गोविंद के साथ मेल मिलाप की कोशिश की। आगे और क्या इसने कार्य किया, नंबर 3 और भी इसने कार्य किए हैं, जैसे बुंदेल सरदार छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता की। इनके साथ भी इसने मित्रता की, अच्छे कार्य कर रहा है, मित्रता की। और नंबर 4 जजिया कर पुनः समाप्त किया। जजिया कर को पुनः समाप्त किया, क्योंकि इससे पहले जो बादशाह था वो इसके पिता औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था, इसीलिए इसने जजिया कर को हटा दिया। आगे नंबर 4 5 पर है। अब इसने क्या काम किया, सन 1689 में औरंगजेब ने शिवाजी का पौत्र अर्थात संभाजी का पुत्र जिसका नाम है साहू, उसको गिरफ्तार किया था और जुल्फिकार खां के कहने पर बहादुर शाह प्रथम ने उसको 1707 ईस्वी में मुक्त कर दिया। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा जुल्फिकार के कहने पर बहादुर शाह ने संभाजी के पुत्र
संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त कर दिया। तो ये इसने कार्य किए हैं, और भी कार्य करेगा, सभी पे चर्चा करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं क्या किया है। अब ये इसके द्वारा ये कार्य मैंने बताए हैं, और अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, जोधपुर का राजा। जोधपुर के राणा कौन है, अजीत सिंह। जोधपुर के राणा कौन है, अजीत सिंह। तो इधर जोधपुर के राणा अजीत सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और मुगलों में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। बहादुर शाह प्रथम को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी सेना को लिया और जोधपुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए चल दिया। रास्ते में जाते समय आमेर पड़ता है, जिसको वर्तमान में जयपुर कहा जाता है, जिसकी स्थापना जयसिंह ने की थी, इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। वहाँ पे उत्तराधिकार पर बहस छिड़ी हुई थी। बहादुर शाह प्रथम जाता है और विजय सिंह को आमेर का राजा बना देता है, और दोनों मिलकर के अजीत सिंह पर आक्रमण कर देते हैं और उसको मुगलों में मिला लेते हैं। इसके बाद की बात करेंगे। जोधपुर के राजा कौन है, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करके मुगल प्रदेशों पर आक्रमण किया। जोधपुर के राणा अजीत सिंह ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित किया और मुगलों के जो प्रदेश हैं उन पर आक्रमण किया। इसके बाद आगे लिखते हैं। अगला पॉइंट इसी में ऐड कर देंगे। बहादुर शाह विद्रोह दबाने के लिए गया और आमेर में विजय सिंह को उत्तराधिकार देकर दोनों ने, अब दोनों हो गए हैं ना, विजय सिंह और बहादुर शाह, और उत्तराधिकार देकर दोनों ने अजीत पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया। अब इतना काम बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जब हुआ, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम दक्षिण की ओर जाता है, क्योंकि वहां पर कामबख्श है और उसने वहां पर विद्रोह कर रखा है, क्योंकि कामबख्श इसका भाई है, वो भी बादशाह बनना चाहता था, लेकिन आजम को मार करके मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की गद्दी धारण करके बादशाह बन चुका है। अब जैसे ही दक्षिण की ओर गया तो फिर से अजीत सिंह ने दुर्गादास के साथ मिलकर विजय सिंह पर आक्रमण किया
और उसको परास्त किया। आगे चलते हैं, साम्राज्य मिलाया। इसके बाद बहादुर शाह दक्षिण की ओर गया फिर से अजीत ने विजय पर आक्रमण करके फिर से अजीत ने विजय सिंह पर आक्रमण करके उसे परास्त किया। बहादुर शाह ने वापस आकर दोनों के साथ संधि कर ली। एक बार फिर समझते हैं। जोधपुर के राजा अजीत सिंह हैं इस समय, और उन्होंने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुगल क्षेत्रों पर ये आक्रमण करने लगे। इस बात का बहादुर शाह प्रथम को पता चला। वो अपनी सेना लेकर के निकल गए। जैसे ही आमेर पहुंचे, आमेर में उत्तराधिकार पर बहस छिड़ी हुई है, तो वहां पर जाकर के इन्होंने विजय सिंह को उत्तराधिकार बना दिया और विजय सिंह और बहादुर शाह प्रथम दोनों ने मिलकर अजीत सिंह पर आक्रमण किया और उसके क्षेत्र को अपने मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब बहादुर शाह प्रथम दक्षिण की ओर जाने लगे क्योंकि काम बख्श ने उधर विद्रोह कर रखा है, और फिर से अजीत सिंह ने दुर्गादास के साथ मिलकर के विजय सिंह पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। फिर से उसको बहादुर शाह प्रथम को राजपुताना क्षेत्र आना पड़ा और इन दोनों के साथ में ये संधि कर लेता है और इनके क्षेत्र इनको वापस कर देता है। इस तरह से यहाँ का जो मामला था वो सिमट जाता है। आगे और क्या क्या इसमें काम हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बहादुर शाह ने सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रखे थे। उसके बावजूद भी बंदा बहादुर ने बगावत की और 1710 ईस्वी में सरहिंद पर विजय प्राप्त की और 1710 में ही गुरु गोविंद और गुरु नानक दोनों के नाम के सिक्के भी चलाए। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे। बंदा बहादुर ने 1710 में मुगलों से बगावत करके सरहिंद पर विजय प्राप्त की। और 1710 में ही बंदा बहादुर ने 1710 में ही बंदा बहादुर का इतिहास आगे पढ़ेंगे। बंदा बहादुर ने ही गुरु नानक जो सिखों के प्रथम गुरु थे तथा गुरु गोविंद जो सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10 हुए, गुरु गोविंद के नाम के सिक्के चलाए। अब बंदा बहादुर ने यह काम किया है। 1710 में सरहिंद पर विजय प्राप्त की और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक दोनों के नाम के सिक्के इन्होंने चलाए थे। अब सिक्के
सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बहादुर शाह प्रथम ने भी चलाए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसको भी लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बहादुर शाह प्रथम ने सिक्के चलाए किस किस के थे? चांदी, सोना, तांबा, इन तीनों के सिक्के बहादुर शाह प्रथम ने चलाए थे। एक घटना और हुई थी इसी के शासन में, बहादुर शाह प्रथम के 1711 ईस्वी में डच का एक शिष्टमंडल भारत आया था जोशुआ केटलर के नेतृत्व में, जिसका स्वागत किसने किया था? एक पुर्तगाली स्त्री थी जूलियान नाम की, उसने इन शिष्टमंडल का स्वागत किया और जूलियान को बाद में बीबी और फिदवा नाम की उपाधि से विभूषित भी किया गया। तो अगला पॉइंट लिखेंगे अगला पॉइंट है 1711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? जोशुआ केटलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल भारत आया। अब इसका स्वागत कौन कर रही है? तो इसका स्वागत हम यहां पे लिखेंगे। इसका स्वागत शिष्टमंडल का जो स्वागत किया है, ये किया है जूलियान जो कौन है? एक पुर्तगाली स्त्री, इसने इसका स्वागत किया था और इसी को कुछ उपाधियां दी गई थी। इसे बीबी तथा फिदवा नामक उपाधि से विभूषित किया गया। तो ये एक शिष्टमंडल आया था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही 1711 ईस्वी में जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था, जिसका स्वागत पुर्तगाली स्त्री जूलियान ने किया था और इस जूलियान को ही बीबी और फिदवा नामक उपाधि से अलंकृत भूषित किया गया था। अब और देखते हैं इसमें और क्या क्या हुआ है इसके शासन में। तो इसे यानी कि बहादुर शाह प्रथम को खफी खां ने, एक इतिहासकार हुए हैं खफी खां ने शाहे बेखबर कहा है। बेखबर कहा। इन्हें शाह आलम भी कहा जाता है। शाह आलम भी कहा जाता है। शाह आलम प्रथम लिख लियो,
शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, तो बहादुर शाह को खफी खां ने शाह बेखबर कहा, इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। और एक इतिहासकार हुए हैं सिडनी ओवन, तो उनके क्या मत है, उनके भी देख लेते हैं। सिडनी ओवन इतिहासकार कौन है? सिडनी ओवन। इन्होंने कहा है कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये कभी कभी कथन मालूम कर लिया जाता है कि किसने कहा था। यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं और इसकी मृत्यु हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हुई पड़ी है और इसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया और 1 महीने तक इसके सबको ऐसे ही पड़ा रखा। बाद में इसको दफनाया गया था। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में मोती मस्जिद है, वहां पर इनको दफनाया गया था। तो इनको जो दफनाया था, अगला पॉइंट क्या है इसमें, लास्ट पॉइंट है ये, इनको दफन कहाँ किया गया? तो मेहरौली दिल्ली में इनको दफन किया गया। तो ये बहादुर शाह प्रथम से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं उन सभी पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।